Good morning, 8th class. In the previous video, we discussed about uses of minerals and conservation of minerals. Means खनिजों के उपयोग, खनिजों का संरक्षण. Today we will discuss about power resources, शक्ति संसाधन. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पावर रिसोर्सेज. पावर और एनर्जी plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम बिजली का स्विच दबाते हैं तो कैसे बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है, मिक्सर ग्राइंडर में फल का जूस तैयार हो जाता है, या गैस या स्टोव पर नाश्ता तैयार हो जाता है. और भी कई सारी चीजें जो बिजली से, गैस अथवा अन्य किसी संसाधन से हमारे लिए एक उपयोगी कार्य करती हैं और हम उन पर निर्भर भी हैं, जिसके द्वारा ये सब काम करते हैं. यह ऊर्जा या शक्ति होती है जिसके द्वारा हम ये सब काम करते हैं, जो हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है. इनका उपयोग उद्योगों में, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी किया जाता है. यह ऊर्जा जिन संसाधनों से हमें मिलती है वह ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं. तो आप समझ रहे होंगे कि ऊर्जा शक्ति संसाधन क्या है. मीन्स जो ये ऊर्जा हमें जिन संसाधनों से मिलती है वही क्या है, ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं. इन्हें दो भागों में बांटा गया है. एक है परंपरागत और संसाधन और दूसरा है आपका गैर परंपरागत संसाधन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. बच्चों, आप समझ गए होंगे कि शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है. और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत, कन्वेंशनल और गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है. तो ये तो थे हमारे पावर रिसोर्सेस, शक्ति संसाधन. अब बच्चों, हम सबसे पहले परंपरागत संसाधनों और उनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कन्वेंशनल सोर्सेस, परंपरागत स्रोत. कन्वेंशनल sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuel are the two main conventional energy sources. तो बच्चों, परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से क्या है, उपयोग में लाए जा रहे हैं. परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन. ईंधन ईंधन इसमें क्या होता है, लकड़ियां आती हैं जिनका उपयोग क्या होता है, ऊर्जा के लिए प्राचीन समय से होता आ रहा है. मीन्स पहले से, प्राचीन समय से इनका उपयोग होता आ रहा है. हमारे देश में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खाना बनाने के लिए या खाना पकाने अथवा जलाने के लिए क्या हो रहा है, आज भी इनका उपयोग होता है. इन लकड़ियों का उपयोग आज भी होता है. और जो सेकंड है वह है जीवाश्मी ईंधन. जब क्या होता है, पेड़ पौधे, लकड़ियां अथवा ऐसी ही अन्य चीजों के अवशेष धरती के अंदर हजारों लाखों वर्ष तक कहते हैं दबे रह जाते हैं, तो अंदर के ताप अथवा गर्मी और दाब के कारण ये जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं. इसीलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum,
and natural gas are the main sources of conventional energy। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि पौधों और जानवरों की अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। और आपने देखा होगा कोयला क्या होता है, दो तरह का मिलता है, एक लकड़ी की तरह हल्का और दूसरा पत्थर की तरह भारी होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि दोनों किस किस तरह चीज के बने होंगे। जीवाश्म ईंधन में कोयले के अतिरिक्त पेट्रोल और प्राकृतिक गैस भी आते हैं। कोयला जिसका उपयोग आज इस्पात उद्योग, भाप के इंजन चलाने, बिजली को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से मिलने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। जब बहुत बड़े पेड़ अथवा लकड़ी और दलदल पृथ्वी के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रह जाते हैं तो वह कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। आज चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। और भारत में यह पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारिया, झारखंड के धनबाद और बोकारो की खदानों से निकाला जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जीवाश्म ईंधन में कोयले के अतिरिक्त पेट्रोल और प्राकृतिक गैस भी आते हैं। और बच्चों आपने कार को चलते देखा होगा जो पेट्रोल से चलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह पेट्रोल कई तरह के से क्या होता है, परिष्कृत और साफ करने के बाद कार को चलाने लायक होता है। जिस पेट्रोल से हमारी कार चलती है वो सीधे नहीं मिलता हमें, उससे क्या किया जाता है, कई तरह से परिष्कृत और साफ करने के बाद कार को चलाने लायक बनाया जाता है। शुरुआत में यह काले गाढ़े द्रव के रूप में मिलता है। इससे क्या होता है, धरती के नीचे बहुत गहराई में कुआं खोदकर मशीनों द्वारा निकाला जाता है। और जब इसे परिष्कृत अथवा साफ किया जाता है तो इस काले द्रव अथवा कच्चे तेल से बहुत सारी चीजें निकलती है। तो जो बहुत मूल्यवान होती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक आदि। पेट्रोलियम और इससे बनने वाली चीजों को क्या कहा जाता है, काला सोना कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम और इससे बनी हुई चीजों को क्या कहा जाता है, बनने वाली चीजों को क्या कहा जाता है, काला सोना कहते हैं। इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। भारत में असम के डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और जो गोदावरी डेल्टा हैं, गोदावरी नदियों के क्या है, डेल्टा से में क्या होता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि भारत में क्या होता है, असम के डिगबोई, मुंबई के बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा से क्या होता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। बच्चों ऊर्जा का एक अन्य परंपरागत स्रोत क्या है, प्राकृतिक गैस भी है, अभी हमने डिस्कस किया है। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है। लेकिन जब कच्चे तेल को धरती से निकाला जाता है तो धरातल पर आकर यह प्राकृतिक गैस जो इस कच्चे तेल के साथ होती है वह निर्मुक्त हो जाती है और इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे हम आज घरों में गैस के रूप में खाना बनाते हैं, जिसमें खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस के
रूस, नॉर्वे, नीदरलैंड, यूके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में यह जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में मिलती है। प्राकृतिक गैस के बहुत कम देशों के पास पर्याप्त भंडार हैं। आप समझते सकते हैं कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। लेकिन बच्चों, यह बहुत चिंता का विषय है, या कहें ये चिंताजनक विषय है कि इन ईंधनों के जलने से बहुत सारे विषैले प्रदूषक भी निकलते हैं, जो क्या है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इनका बहुत अधिक उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए बहुत चिंताजनक है, या कहें कि चिंताजनक विषय है। बच्चों, आज के समय में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत जल विद्युत भी है। और बच्चों, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। आज नदियों के पानी को रोककर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। यह पानी बांध के नीचे बनी टरबाइन के ऊपर गिरता है, जिससे क्या होता है, ये टरबाइन घूमते हैं और इससे विद्युत उत्पन्न होती है। यह जल विद्युत कहलाती है। क्या होता है, जब बांध के नीचे बनी टरबाइन के ऊपर गिरता है पानी, तो जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमते हैं और इससे विद्युत उत्पन्न होती है, और यह जल विद्युत कहलाती है। इस विद्युत का उपयोग हम आज घरों में बिजली के रूप में भी करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल आगे बह जाता है, वह क्या होता है, कृषि के काम आता है। और क्या होता है, विश्व में 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। जो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा है, वह जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पारग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो बच्चों, ये तो थे हमारे परंपरागत स्रोत। आप समझ गए होंगे कि परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आपके ईंधन और जीवाश्मी ईंधन आए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।